हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, तो आज क्लास 10th का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, जो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का मेरा 4 पार्ट हो चुका है, 4 पार्ट इसमें बना चुके हैं दोस्तों। आज ये 5वां पार्ट है दोस्तों, जिसमें आज हम लोग जानेंगे इस भारत में राष्ट्रवाद में कि एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ये बारदोली सत्याग्रह क्या था, एक कैसा आंदोलन था जो बारदोली सत्याग्रह लड़ा गया था, इस किस जगह पर लड़ा गया था, आखिर इस बारदोली सत्याग्रह में क्या कारण था, इस बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख कारण क्या था जिससे किसान काफ़ी परेशान रहते थे, आखिर किसान इस पर नाखुश क्यों रहे, और बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एंट्री होता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन में अपनी क्या भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये क्यों हुआ था। तो दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह ये आंदोलन था, ये किसान का एक आंदोलन था जो कि हमारे गुजरात के अहमदाबाद में लड़ा गया था। दोस्तों, जो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह ये जो दोस्तों हुआ था, बारदोली सत्याग्रह ये गुजरात में हुआ था। ये गुजरात, जो हमारा गुजरात राज्य है, ये गुजरात राज्य में हुआ था। और ये कहाँ पर जगह है, अहमदाबाद। दोस्तों, ये गुजरात के अहमदाबाद में ये आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन हुआ था दोस्तों 1928 ईस्वी में। दोस्तों, जो बारदोली सत्याग्रह था ये गुजरात के अहमदाबाद में 1928 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुआ था। यानी कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के दौरान ये आंदोलन घटित हुआ था, और जिसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी निभाए थे। और इसी आंदोलन में खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो आइए इसके जानते हैं कि क्यों उनको सरदार की उपाधि मिला, इनमें क्या कारण था, आखिर की बारदोली सत्याग्रह हुआ। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख कारण यह था कि जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पर जो अंग्रेज थे, हमारे यहाँ जो अंग्रेज राज कर रहे थे, उस समय गुजरात में किसानों के ऊपर 30% कर का वृद्धि कर दिए थे। जो वहाँ पर अंग्रेज थे, किसानों के प्रति, यानी कि जो कर होता है, जो कर कहते हैं या लगान कहते हैं या टैक्स कहो, ये 30% का वृद्धि कर दिए थे। वहाँ पर किसानों के ऊपर जो कर था या लगान था या टैक्स बोलेंगे, इसको 30% वृद्धि कर दिए थे, और किसानों से जबरन वहाँ पर टैक्स वसूलने लगे। तो वहाँ के जो किसान थे इसी से काफ़ी नाखुश हो गए। किसानों का वहाँ पर कहना था कि अगर हम लोग का फसल अच्छा उपजेगा तो कर देंगे, लेकिन हम लोग 30% कर क्यों देंगे, इतना कर क्यों बढ़ाया जा रहा है, इतना तो हम लोग का फसल का उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी इतना कर क्यों देंगे। लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि नहीं, हम कर कितना लेंगे, तो 30% ही लेंगे, इससे 1% भी कम नहीं लेंगे। जिस वजह से बारदोली में सत्याग्रह हुआ था, और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए और किसानों का साथ दिए। किसानों से बोले कि नहीं, 30% कर कभी भी नहीं देना है, 30% कर क्यों देंगे हम लोग, यहाँ पर फसल का उत्पादन भी सही नहीं हो रहा है, यहाँ पर उत्तम क्वालिटी का बीज भी नहीं मिल रहा है, समय पर पानी भी नहीं मिल रहा है, समय पर खाद बीज किसी का इंतजाम भी नहीं किया जा रहा है, फिर भी हम लोग 30% कर क्यों देंगे। लेकिन जो अंग्रेज थे वो बोल रहे थे कि हमको कर चाहिए तो 30% से कम 1% भी नहीं लेंगे। तब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर 30% हम कर नहीं देंगे, और जनता को समर्थन मिलता है उनको, और वहाँ पर एक विद्रोह कर देते हैं। लेकिन इस विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेज थे बड़ी से बड़ी कदम उठाते हैं, यहाँ बड़ी से बड़ी कदम जो है अंग्रेज उठाते हैं और चाहते हैं कि इस आंदोलन को दबा दे, अथक प्रयास करते हैं इस आंदोलन के दबाने के लिए, लेकिन इस आंदोलन को दबा
नहीं पाते हैं, ये संभव नहीं कर पाते हैं, यानी कि इस आंदोलन को नहीं दबा पाते हैं। और इसके नेतृत्व में उसके बाद एक जो अंग्रेज अधिकारी था वो बोला कि ठीक है, हम आप लोग को जांच कराते हैं, अगर यहाँ पर टैक्स गलत पाया जाएगा तो हम जो टैक्स है उसको कम कर देंगे। और यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था इसका जांच कराता है और यह जांच में पाया जाता है कि 22% कर, जो 22% यहाँ पर कर अधिक वृद्धि कर दिया गया था। तब इस कर को घटाकर वो अंग्रेज अधिकारी 6.03% कर देता है। तब जाकर वहाँ के जो किसान थे खुशी खुशी अब जीवन अपना व्यतीत करने लगे। और इस आंदोलन से खुश होकर जो बारदोली की महिलाएं थी वो खुश होकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित कर देती है। लेकिन दोस्तों ऐसा यहाँ पर बोला जाता है कि दोस्तों यहाँ पर कि जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था यहाँ तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने प्रदान किए थे, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ के बारदोली की महिलाओं को कहने पर गांधी जी के द्वारा प्रदान किया गया था। लेकिन 10th क्लास में यही मारेंगे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिए, तो वो दिए थे बारदोली की महिलाओं ने। लेकिन जब आगे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं 11th-12th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बुक में लिखा है दोस्तों कि बारदोली की महिलाओं को कहने पर गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किए थे। तो यही था दोस्तों बारदोली सत्याग्रह, जो गुजरात के अहमदाबाद में 1928 ईस्वी में घटा था। तो इसको दोस्तों हम एक लिख कर यहाँ पर समझा दिए हैं। तो आइए दोस्तों तो इसको बताते हैं कि बारदोली सत्याग्रह में क्या घटना घटा था। तो दोस्तों लिखे हैं बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में घटित एक किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था दोस्तों? ये एक किसान आंदोलन था। ये जो आंदोलन था कैसा? एक किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किसने किए थे? वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ये जो आंदोलन था किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस संग्राम को लड़ा गया था, इस आंदोलन को लड़ा गया था। और उस समय अंग्रेजों ने क्या किए थे? क्यों ये आंदोलन हुआ था? तो अंग्रेजों ने क्या किए थे? किसान के ऊपर, जो किसान थे उनके ऊपर 30% यानी कि लगान वृद्धि कर दिए थे। वहां तो पहले कुछ कर लेते थे, लेकिन आगे चलकर 30% और वहां पर किसानों के ऊपर क्या कर दिए? तो लगान का वृद्धि कर दिए, जिससे वहां के किसान काफी नाराज हो गए। वहां के जो किसान थे काफी क्या हो गए? नाराज हो गए। पहले कुछ कर देते थे, आज 30% कर का वृद्धि कर दिया जाएगा तो कोई भी किसान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि फसल उतना हो नहीं पा रहा था। और कि जो अंग्रेज थे एक से बढ़कर एक वहां पर कर ला रहे थे और 30% कर का यहाँ पर वृद्धि भी कर दिए, जिससे वहां के किसान थे काफी नाराज हो गए। और यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का क्या देते हैं? साथ देते हैं और जमकर इसका विरोध करते हैं। जो 30% लगान लिया गया था उसको जमकर वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं? तो इसका विरोध करते हैं। लेकिन जो अंग्रेज थे इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाते हैं। इस आंदोलन को जो अंग्रेज सोच रहे थे किसी प्रकार से इस आंदोलन को दबा दिया जाए यहाँ पर, और जो लगान वृद्धि है वो 30% ही रखा जाए। लेकिन यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल ऐसा कतई भी नहीं होने दिए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। जो अंग्रेज थे इसके दबाने में सफल हुए नहीं हो पाए। अंततः अंग्रेज को क्या होना पड़ा? यहाँ पर विवश होकर उसे किसानों की मांग को मानना पड़ा। जो किसानों का मांग था उनको मानना पड़ा। किसानों का मांग यही था कि जो 30% कर वृद्धि कर दिया गया है, ये 30% कर नहीं रहेगा। यहाँ पर पहले इस कर को जांच कराया जाए कि हम लोग का कितना फसल हो रहा है, कितना फसल का उत्पादन हो रहा है, उसी अनुसार यहाँ पर कर लगाया जाएगा। और अंततः इस बात को अंग्रेजों को मानना पड़ा और अंत में यहाँ पर अंग्रेजों को विवश होकर इसका जांच करवाया था। और जांच में पता था कि जो 22% कर था वो अधिक लगा दिया गया था। देखो दोस्तों, तो बाद में एक अंग्रेज अधिकारी
वहाँ की एक अंग्रेज अधिकारी था। इसका अंग्रेज अधिकारी ने इस जो आंदोलन था बारदोली सत्याग्रह में जो कर वृद्धि किया गया था इसका ही जांच करवाया और जांच में पाया कि 22% क्या है जो लगान था उसको वृद्धि किया गया था, उसको गलत साबित कर दिया। जो अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों वो जांच करवाया और ये जांच में पाया कि जो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे बारदोली के यानी अहमदाबाद के किसानों के ऊपर 22% जो कर था वो गलत तरीके से वृद्धि कर दिया था। गलत तरीके से कर जो था वृद्धि कर दिया था और इसी वृद्धि को गलत ठहराते हुए इस कर को घटाकर कितना कर दिया 6.03% कर दिया दोस्तों। 22% वृद्धि गलत पाया और इसे घटाकर बोला कि यहाँ के किसानों का अब कर कितना देना पड़ेगा 6.03% दोस्तों कर दिया। और इस आंदोलन से खुश होकर यानी वहाँ की जो महिलाओं थी वल्लभ भाई पटेल से खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की जो बारदोली की महिलाएं थी इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित कर दिए। लेकिन वास्तविक में पूछा जाता है ये सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस व्यक्ति दिए थे, तो बारदोली की महिलाओं को कहने पर गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किए थे दोस्तों। तो यही था बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात के अहमदाबाद में 1928 ईस्वी में लड़ा गया था, जो किसानों के समर्थन में आंदोलन ये लड़ा गया था और जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे दोस्तों। तो अब अगला पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग कि खेड़ा आंदोलन क्या था। दोस्तों ये जो बारदोली सत्याग्रह था ये हो गया, अब इसको मिटा देते हैं दोस्तों और जानते हैं हम लोग कि खेड़ा आंदोलन क्या था। खेड़ा आंदोलन इससे पहले जान लिया हम लोग कि बारदोली सत्याग्रह क्या था। तो अब जानते हैं दोस्तों कि खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था। ये खेड़ा आंदोलन का नाम खेड़ा आंदोलन क्यों पड़ गया। ये जो खेड़ा आंदोलन था इसका जो नाम खेड़ा आंदोलन क्यों पड़ गया। खेड़ा आंदोलन इसका नाम इसलिए पड़ गया दोस्तों कि जो खेड़ा है, खेड़ा एक जगह है। ये जो खेड़ा है एक जो ये जगह है, ये जो खेड़ा है गुजरात राज्य में पड़ता है। गुजरात राज्य में एक जगह है खेड़ा और यहाँ पर किसानों के लिए एक आंदोलन हुआ था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम खेड़ा आंदोलन पड़ गया दोस्तों। ये जो आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर, जो किसानों के एक समर्थन में यहाँ पर आंदोलन किया गया था, इसीलिए इसका नाम खेड़ा आंदोलन पड़ गया था। आखिर खेड़ा आंदोलन में किसानों के ऊपर क्या हो रहा था, क्या यहाँ पर किसानों की मजबूरी था, कोई ना कोई तो मजबूरी अवश्य होगा किसानों के ऊपर, तभी तो यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, वो भी अंग्रेजों से। तो यहाँ का मेन समस्या था जो गुजरात में एक जगह है खेड़ा, यहाँ पर किसानों का समस्या यह था कि यहाँ पर सूखाग्रस्त हो जा रहा था। जो सूखाग्रस्त होता है, जो हम लोग फसल रोपते हैं उस फसल का समय से सिंचाई नहीं होता है। अगर समय से हमारे जो नहर विभाग है उसमें अगर पानी नहीं आएगा तो फसल समय पर नहीं सिंचाई हो पाएगा फसल का, और मौसम भी वहाँ पर साथ नहीं दे रहा था। बेमौसम अगर मौसम साथ नहीं देगा तो फसल का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर यही हो रहा था कि वहाँ पर बार बार सूखा हो जा रहा था। 1 साल 2 साल के अंदर में एक बार सूखा हो जा रहा था, जिससे वहाँ के किसान काफ़ी परेशान थे। किसानों का फसल ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। और एक बार ऐसा समय आया कि 1/4 भाग भी फसल नहीं हो पाया। एक बार ऐसा समय आया था कि 1/4 भाग भी फसल नहीं हो पाया। 1/4 भाग पर भी फसल नहीं हो पाया था, यानी कि 25% भी फसल नहीं हो पाया। 25% फसल तो नहीं हुआ, लेकिन जो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे वो बोल रहे थे कि हमको
जो लगान चाहिए, जो टैक्स चाहिए, जो कर चाहिए वो हम पूरा लेंगे, यानी टैक्स में हम कमी नहीं करेंगे। हम जो जितना टैक्स निर्धारित किए हैं टैक्स हम पूरा का पूरा लेंगे, 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहाँ के किसानों का कहना था कि आप आइए हमारे यहाँ जांच करवा लीजिए कि यहाँ पर फसल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर जांच में पाया जाएगा कि फसल हुआ है ये 25% से ज़्यादा, तो हम लोग जो लगान है, हम लोग का जो कर रखा गया है, जो टैक्स रखा गया है वो पूरा अदा करेंगे। लेकिन 1/4% से कम पाया जाएगा तो हम लोग लगान का भरपाई नहीं करेंगे। लेकिन जो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे इस बात से इनकार कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारी का कहना था कि आपको फसल हो या ना हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको कर चाहिए तो कर चाहिए, आपका फसल हो या ना हो उससे हम जीमा नहीं लिए हैं, हम जितना कर लगाए हैं उतना हमको कर चाहिए। इतना अंग्रेज उस समय अत्याचार कर रहे थे। लेकिन वहाँ का किसानों का कहना था कि भाई अगर हम लोग का 1/4 भाग फसल नहीं हुआ है तो कहाँ से हम लोग कर देंगे, हम अपने पालन पोषण करेंगे, अपने परिवार का करेंगे कि आप क्या करेंगे। 1/4 यानी कि 25% नहीं हो पाया है, यानी कि मान लीजिए कि 100 क्विंटल था, 100 क्विंटल का उत्पादन होना है और 1/4 कितना हो जाएगा, तो 25 क्विंटल नहीं हो पा रहा है तो आपको हम कर देंगे कि अपना घर का खर्चा चलाएंगे। लेकिन जो वहाँ के अंग्रेज थे इस बात से इनकार कर रहे थे। उनका एक ही कहना था कि हमको लगान चाहिए तो लगान चाहिए, वो भी कितना चाहिए, वो पूरा का पूरा लगा लेंगे, हमको इससे मतलब नहीं है कि आपका फसल का उत्पादन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ के जो किसान थे बार बार अंग्रेजों से यही विनती कर रहे थे कि साहब आप लोग हमारे यहाँ आइए और चलकर इस क्षेत्र का दौरा कीजिए और पता कीजिए कि यहाँ पर फसल का उत्पादन कितना हुआ है। अगर फसल का उत्पादन हुआ है सही ढंग से तो हम लोग लगान पूरा अदा करेंगे, लेकिन 1/4 भाग भी नहीं हुआ है तो कहाँ से अदा करेंगे। लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे और अंग्रेजों ने यहाँ पर किसानों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए, यानी कि किसानों को अब यहाँ पर सताने लगे। अब किसान कर नहीं दे पा रहे थे, किसान कहाँ से कर देंगे, उनके पास तो अनाज का उत्पादन हुआ ही नहीं था तो कर देंगे कहाँ से। तो यहाँ पर अंग्रेज कुर्क नीति अपना लिए। यहाँ पर दोस्तों जो अंग्रेज थे कुर्क नीति अपना लिए। अब बात आता है कि कुर्क क्या है, कुर्क नीति अपना लिए, कुर्क नीति अपना लिए, जो अंग्रेज थे किसानों के प्रति क्या कर लिए, कुर्क नीति अपना लिए। यानी कुर्क का मतलब होता है संपत्ति को जब्त कर लेना। जो चल संपत्ति है उस चल संपत्ति को क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। यानी कि बोला जाता है कि जो कुर्की जब्ती बोला जाता है, जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और वो न्यायालय में अपने आप को सरेंडर नहीं करता है तो वहाँ से एक नोटिस जारी किया जाता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा, कोर्ट विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आप इतने दिन के अंदर में यहाँ पर आकर सरेंडर कीजिए, नहीं तो आपको घर का कुर्की जब्ती किया जाएगा। यही है कुर्क नीति। अगर वो व्यक्ति जाकर वहाँ पर सरेंडर नहीं करता है तो वहाँ के प्रशासन के अधिकारी आते हैं और घर में जितने भी चल संपत्ति यानी चलकर ले जाने लायक जितने भी संपत्ति है उस संपत्ति को लेकर जाया जाता है। इसे ही कहते हैं कुर्क नीति। यानी कि घर में जो खिड़की हो गया, कमारी हो गया, जंगला हो गया, चौकी हो गया, जो माल मवेशी होते हैं उनको लेकर चले जाते हैं, तो इसी हम लोग को क्या कहते हैं, कुर्क नीति। तो यहाँ पर अंग्रेज किसानों के ऊपर यही नीति अपनाए। अंग्रेज किसानों के घर आए और यहाँ पर जो माल मवेशी पहले खेती करने के लिए बैल रखा जाता था तो बैल कर लेकर चले गए, भैंस रखते थे किसान दूध पीने के लिए या गाय पोसते थे उसको खोल कर लेकर चले गए, जो दरवाज़ा था उसको लेकर चले गए, जो जंगला था घर का उसको लेकर चले गए, जो चौकी था, यानी कि जितने भी संपत्ति को चल कर लेकर जाया जा सकता था उन सभी संपत्तियों को लेकर चले गए और उस संपत्ति को बेचकर उससे जो पैसा प्राप्त हुआ लगान के बदले अपने यहाँ रख लिए। तो इतना यहाँ पर जो अंग्रेज थे किसानों को सता रहे थे। लेकिन यहाँ पर किसानों का कहना था कि हम लोग का फसल नहीं हुआ है तो कहाँ से देंगे हम लोग,
इतना लगान, लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे और इसके बदले में उन्होंने कुर्क नीति अपनाई। और कुर्क नीति जब अपनाए तो वहाँ के जो किसान थे उनका जो स्थिति था बदतर हो गया, उनका जो स्थिति था दयनीय हो गया। ये कुर्क नीति किसानों के यहाँ की स्थिति को क्या कर देता है, दयनीय स्थिति कर देता है। और यहीं पर एक व्यक्ति का एंट्री हो जाता है, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ पर महात्मा गांधी का आगमन हो जाता है। यहीं पर दोस्तों महात्मा गांधी का आगमन हो जाता है, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे तो पूरे भारत के राज्य के दौरा कर रहे थे। और महात्मा गांधी को ये बात का पता चल गया कि गुजरात राज्य में खेड़ा नामक जगह पर किसानों के द्वारा ऐसा कुर्क नीति अपनाया जा रहा है। तो यहाँ पर गांधी जी का आगमन होता है और गांधी जी यहाँ पर आते हैं और किसानों के समस्या से रूबरू होते हैं कि किसान का यहाँ पर क्या समस्या है। किसानों की स्थिति के जानते हैं। किसान इनसे कहते हैं कि जो अंग्रेज है हम लोग से जबरन कर वसूल रहे हैं, जबकि हम लोगों का जो फसल है 1/4 भाग भी फसल उपज नहीं हो पाया है, फिर भी जो किसान है वो लगान पूरा वसूल रहे हैं, पूरा मांग रहे हैं। अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं तो कुर्क नीति अपना रहे हैं। हमारे जितने भी संपत्ति है चल कर जाने वाले सभी संपत्तियों को जबरन लेकर जा रहे हैं और बेचकर उससे लगान वसूल रहे हैं। तब गांधी जी यहाँ पर आते हैं और किसानों से बोलते हैं कि ऐसा हमारा संविधान में लिखा गया है कि अगर फसल 1/4 भाग उत्पादन नहीं होगा, किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर भी अगर फसल 1/4 भाग से कम उपज होता है तो वहाँ पर किसानों का जो लगान है वो माफ़ कर दिया जाता है। लगान किसानों से नहीं लिया जाता है, ये हम लोग का संविधान में लिखा गया है। और अंग्रेज जहाँ से पढ़े हैं वहीं से हम भी पढ़ कर आए हैं, क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड से पढ़े हुए थे। तो महात्मा गांधी जी भी इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए दोस्तों। 89 से 91 तक, यानी 1889 से 91 तक महात्मा गांधी जी इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए थे। तो किसानों से बोले कि अंग्रेज जो पढ़ाई किए हुए हैं, जो संविधान पढ़े हुए हैं, वो भी संविधान हम भी पढ़े हुए हैं। उसमें लिखा है कि अगर कहीं पर भी किसानों का फसल 1/4 भाग से कम होता है तो वहाँ पर किसानों का जो कर है वो माफ़ कर दिया जाएगा। फिर तो आप लोग कर क्यों दे रहे हैं। तब यहाँ पर जो किसान थे ये इस नियम से रूबरू होते हैं और गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन किया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। अब यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं सभी किसानों से कि आप लोग एक संघ बनाइए, आप लोग हर एक गाँव में जाइए और इसका प्रचार कीजिए संघ के माध्यम से कि हम लोग का संविधान में लिखा गया है कि अगर 1/4 भाग से फसल कम होता है तो वहाँ पर लगान को माफ़ कर दिया जाता है। ये बात को आप लोग पूरे ज्वार में, पूरे राज्य में फैला दीजिए कि किसी भी कीमत पर अब अंग्रेजों का हम लोगों का लगान यानी कि कर यानी कि टैक्स अब नहीं देना है। तब यहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में एक संघ का निर्माण किया जाता है और वहाँ के जितने भी किसान थे एक संघ बनाए, एक समूह बनाए और हर एक गाँव में जाते थे, इस बात को बताते थे कि अब किसानों को हम लोगों का कर नहीं देना है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि अगर 1/4 भाग से कम फसल होता है तो वहाँ पर कर को सरकार माफ़ कर देती है, तो फिर हम लोग क्यों कर देंगे। तब यहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में समूह का निर्माण किया गया और अब किसान बोले कि हम किसी भी कीमत पर कर नहीं देंगे। और जब भी अब आते थे अंग्रेज किसानों से कर मांगते थे, किसान कर नहीं देते थे। इसकी वजह जो अंग्रेज थे किसानों के ऊपर लगान से मारते थे, चाबुक से मारते थे, बहुत अत्याचार किए। फिर भी यहाँ के जो किसान थे बोले कि किसी भी कीमत पर हम कर नहीं देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन आप लोगों का अब हम कर नहीं देंगे, आप लोग को अब कभी भी हम कर नहीं देंगे। और यहाँ पर एक आंदोलन किया जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है किसान और अंग्रेजों के बीच में। और इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं महात्मा गांधी जी और वहाँ के किसान। और इस आंदोलन में आगे चलकर एक व्यक्ति हैं
वल्लभ भाई पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी उस समय ये बहुत बड़ा एक वकील थे। इनका वकालत बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अपनी चलती वकालत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लात मार देते हैं और इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं किसानों के समर्थन के लिए, या महात्मा गांधी जी को समर्थन देते हैं। और ये महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और यहाँ के किसान तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक यहाँ पर आंदोलन होता है, यानी कि एक संघर्ष होता है। और इस आंदोलन में किसानों का जीत हो जाता है। जब जीत हो जाता है तो इस आंदोलन में जीत हो जाने के बाद यहाँ के जो किसान थे अपना जीवन यापन अब खुशी खुशी से महसूस करने लगते हैं, यानी कि अपना जीवन यापन अच्छी तरह से अब जीने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझा दिए कि खेड़ा आंदोलन क्या था। खेड़ा आंदोलन दोस्तों गुजरात 1918 ईस्वी में हुआ था। और ये आंदोलन क्यों हुआ था? तो किसानों का एक आंदोलन था। इसमें प्रमुख कारण यही था दोस्तों कि बार बार सूखा और ग्रस्त हो जा रहा था। तो इस आंदोलन के दोस्तों यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था और कब हुआ था। एक बार इसको फिर से समझा देते हैं दोस्तों, और इसको आप लोग लिख लीजिएगा और ध्यान से इसको एक बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा, तो खेड़ा आंदोलन आप लोग का समझ में आ जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों तो बताते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में दोस्तों, खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। यह एक ऐसा आंदोलन था दोस्तों, तो किसान आंदोलन था दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह पढ़ाया तो किसाने का आंदोलन था, और खेड़ा आंदोलन भी दोस्तों किसाने आंदोलन है। और चंपारण सत्याग्रह भी पढ़ेंगे दोस्तों, तो भी क्या है? किसाने आंदोलन है। तो कैसा आंदोलन था? यह एक किसान आंदोलन था। और यहाँ पर किसानों के मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण दोस्तों सूखा था। बार बार सूखा आ जा रहा था, इसी वजह से आंदोलन हुआ था। बार बार सूखा हो जाता था दोस्तों, जिसके फलस्वरूप जिससे फसल का उत्पादन नहीं हो पाता था। अगर वहाँ पर सुखाड़े आ जाएगा तो फसल कहाँ से होगा? अगर समय पर पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ से वहाँ पर फसल होगा? तो इसका कारण क्या था? उत्पादन नहीं हो पा रहा था, सूखा आ जा रहा था बार बार। हर एक साल या 2 साल पर क्या हो जाता था? सूखाग्रस्त हो जाता था, यानी कि हर एक साल और दूसरे साल क्या हो जाता था? सूखा हो जा रहा था। जब सूखा हो जाएगा तो वहाँ के जो किसान हैं उनका स्थिति ठीक रहेगा? कभी भी ठीक नहीं रहेगा। इस वजह से वहाँ के किसानों का जो स्थिति था क्या हो गया? दयनीय हो गया दोस्तों, जिससे किसानों का जीवन यापन अब अच्छा से नहीं हो पा रहा था। कहाँ से अच्छा हो पाएगा जब फसलें का उत्पादन नहीं होगा और जो किसान हैं निर्भर रहते हैं खेती पर, और यही नहीं हो पा रहा है तो किसानों का जो स्थिति है अच्छा कहाँ से हो पाएगा? जीवन यापन अच्छा से नहीं हो पा रहा था। और एक बार ऐसा समय आया कि जो फसल था 1/4 भाग भी नहीं उत्पादन हो पाया, 1/4 भाग भी नहीं हो पाया। ऐसा समय आया था दोस्तों। लेकिन जो अंग्रेज थे, जो यहाँ के नालायक अंग्रेज थे, वो लगान बोल रहे थे कि हमको पूरी ही चाहिए, आप लोगों का फसल हो या न हो, इससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। उनको का नाम था कि हमको लगान चाहिए तो लगान चाहिए, वो भी पूरी लगान चाहिए। परंतु किसान पूरी लगान देने में सक्षम नहीं थे। अगर फसलें नहीं होगा तो पूरी लगान कहाँ से देंगे? पूरी लगान देने में सक्षम नहीं थे। किसानों का कहना था कि फसल नहीं हुआ है तो हम लोग लगान कहाँ से पूरा देंगे? ये बात सही है दोस्तों। अगर फसलें नहीं होगा तो पूरा लगान कहाँ से देंगे? पैसे नहीं रहेगा तो देंगे कहाँ से? पूरा शरीर बेच देंगे। लेकिन ये बात अंग्रेज नहीं मान रहे थे। अंग्रेज इस बात से इनकार कर रहे थे। उनको ये कोई मतलब नहीं था कि आपका फसल हो या ना हो। अंग्रेजों का सिर्फ एक ही मकसद था कि सिर्फ हम लोग का पेट भरना चाहिए, आपका पेट भरे या ना भरे, इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजों का नाम था सिर्फ कि हम लोग का पेट भरना चाहिए। अंग्रेज किसान पर अब क्या कर दिया? अब लगान नहीं दे रहे थे तो अंग्रेज अपना दूसरा नीति अपना लिए दोस्तों। अंग्रेजों ने किसान पर अब अत्याचार करना शुरू कर दिए। अब इन लोग का दूसरा कदम उठा लिए, अत्याचार करना शुरू कर दिए। और लगान नहीं देने पर कुर्क करते थे। कुर्क यानी होता है दोस्तों संपत्तियों को जब्त कर लेना। जितना भी चल कर जाने वाला संपत्ति है, घर पर आते थे उसको जब्त कर लेकर चले जाते थे। जैसे घर में कोई चौकी है, दरवाजा है,
खिड़की है, टीवी है, जितने भी लेकर जाने लायक संपत्ति था सभी को लेकर जाते थे और मार्केट में बेच देते थे और उनसे जो पैसा प्राप्त होता वही अपने लगान के रूप में रख लेते थे। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का आगमन हो जाता है दोस्तों। 1918 ईस्वी में यहाँ पर महात्मा गांधी जी का आगमन हो जाता है और किसानों की समस्या से यहाँ पर रूबरू होते हैं। किसानों से पूछते हैं कि आप लोग के यहाँ पर क्या हाल है, तो किसान को तो हाल बहुत बेहतर था, वो सारा बात गांधी जी को बता देते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि ऐसा सब कर रहा है यहाँ पर, ये तो संविधान में लिखा गया है कि अगर 1/4 भाग का फसल नहीं होगा तो कर नहीं देना है, फिर भी ये लोग हैं जबरदस्ती कर मांग रहे हैं। तो किसान बोलते हैं कि जी हजूर, जो यहाँ पर अंग्रेज है वो बोल रहे हैं कि हमको लगान पूरा चाहिए। तब यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, पूरा नहीं देना है, किसी भी कीमत पर पूरा लगान नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग पूरा नहीं दीजिएगा कर। ये संविधान में लिखा गया है कि अगर कहीं पर भी 1/4 भाग पर फसल नहीं होता है तो सरकार वहाँ पर किसानों के लगान माफ कर देती है। और बोलते हैं कि अगर फसल का उत्पादन 1/4 भाग नहीं हुआ तो सरकार क्या कर देती है, लगान पूरी माफ कर देती है। पहले बता दिए दोस्तों। तो गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ किसान एक संघ का निर्माण करते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि आप लोग संघ बनाइए, अब डरने की बात नहीं है, अब यहाँ पर हम आ गए हैं, अब डरने की बात आप लोग को नहीं है। और इस बात से रूबरू अंग्रेज भी थे। अंग्रेज को डर अब लग रहा था कि जो नंगा फकीर है, जो डंडे के सहारे चलता है, अगर ये हमारे देश में जाकर वहाँ पर आंदोलन कर वहाँ पर गोरे और काले के खिलाफ आंदोलन में जीत सकता है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करेगा। ये अंग्रेजों का भय सता रहा था। तो यहाँ पर किसान एक संघ का निर्माण करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया जाता है। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल जी भी शामिल हो जाते हैं और उस समय वल्लभ भाई पटेल जी एक बहुत बड़े वकील थे। इनका वकालत बहुत अच्छे चल रहा था। ये जो वकालत था इनका बहुत अच्छे तरीक़ा से चल रहा था, लेकिन अपनी चलती वकालत को इसने लात मार दिए और इस किसान आंदोलन में शामिल हो गए, यानी गांधी जी के साथ देने लगे, यहाँ के किसानों को साथ देने लगे। और ये तीनों व्यक्ति मिलकर, यानी गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ के किसान, तीनों व्यक्तियों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर एक लड़ाई लड़ते हैं, यानी कि एक आंदोलन करते हैं। और इस आंदोलन में किसानों का जीत हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर किसान अपना जीवन सुखी सुखी यापन करने लगते हैं दोस्तों। तो यही था खेड़ा आंदोलन दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले पार्ट इसका जारी रहेगा। अभी भारत में राष्ट्रवाद में और कुछ पढ़ना है दोस्तों। अभी कम से कम 2 या 3 वीडियो इसका आएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों कि वीडियो में अगर कहीं पर भी आप लोग का कोई प्रश्न पूछना होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न आप पूछ सकते हैं दोस्तों। उसका जवाब हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक धन्यवाद।